नमस्कार आप सभी का, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आपका ज्ञानदा IAS एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम जुलाई महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स से मेरा मतलब है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो जुलाई महीने का जो करंट अफेयर्स है उसको आप एक नज़र में देख सकते हैं। मीनवाइल आप देख रहे हैं, मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि करंट अफेयर्स जब आप पढ़ते हैं तो उसको आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें, इधर इट इज़ SSC, बैंकिंग, UPSC, JPSC, CGPSC। उसको पढ़ने का जो एक तरीका है मैं उसको समझाना चाहती हूँ कि जब भी कोई न्यूज़ होती है उसको हम पहले तो एज एन इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, पर अगर हम मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना होगा कि पहले तो उस इन्फॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्जेक्टिव के लिए हम उसको ग्रास्प करें। पर अगर हम मेंस की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मेंस के हिसाब से, एसए पेपर के हिसाब से, GS पेपर के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, उसकी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि आप मेंस में भी उस टॉपिक को डील कर पा रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो एक इंटेंशन रहेगा, जो हमारा फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि पहले तो आप इन्फॉर्मेशन को लें, फिर उसके साथ जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर एनी एग्जाम उसको हम यहाँ पर आपको डिलीवर कर सके। तो आइए हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जागृति शुभंकर को निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? जागृति शुभंकर को निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो जो जागृति शुभंकर है उसको मैं डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ कि केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय जो है, केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के जो मंत्रालय है उनके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो ऑब्जेक्टिव तो आप समझ गए कि इस मंत्रालय ने लॉन्च किया, ये है क्या ये भी आपने समझ लिया, पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो जागृति शुभंकर है वो जो उपभोक्ता हैं हमारे, जो कंज्यूमर्स हैं हमारे, उनको जागरूक करने के लिए शुभंकर को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये जो शुभंकर है वो हमको किसके बारे में अवेयर करता है? जो गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेती है, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी एक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम कंज्यूमर्स को सशक्त बनाने के लिए, हमारे अधिकारों के लिए जो है जागरूक करने के लिए ये जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया। अब जो CGPSC मेंस के लिए पढ़ रहे हैं उनको इस टॉपिक को देखते ही क्लिक करना चाहिए कि पेपर 7 में जो है उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, तो उनको इस टॉपिक को जो है एज अप्लाइड पार्ट इसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? एज वी नो कि जो IMF के लिए चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रही थी गीता गोपीनाथ, तो इसका आंसर है गीता गोपीनाथ। भारत की गीता गोपीनाथ जो हैं वो दुनिया की पहली महिला हैं जिनको जो है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम IMF को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। IMF कब बना था? IMF जो है 27 दिसंबर 1945 को बना था, ये ऑफिशियली है ना। ऐसे तो क्या हुआ था कि 1944 में जो है IMF का एग्जिस्टेंस जो है वो हुआ था। जो कुछ कंट्रीज़ हैं, अराउंड 44 कंट्रीज़ मिलकर उन्होंने क्या किया था, IMF को बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि जो है कभी भी किसी देश में कोई वित्तीय संकट आए तो उससे निकला जा सके, उसके लिए IMF का गठन किया गया था। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब भी कोई देश जो होता है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजर रहा होता है, जब वित्तीय संकट से गुजर रहा होता है, कर्जे में डूबो होता है, बेसिकली उसके पास पैसे नहीं होते आगे चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या करती है IMF से, क्या करती है, लोन लेती है। ऐसा हमारे देश के साथ भी हुआ है। 1991 में क्या हुआ था कि भारत के साथ भी क्या था, 15 दिन का खर्चा चलाने का बस पैसा था इंडिया के पास। उस समय इंडिया क्या की थी, IMF के पास गई थी और क्या किया था, उनसे लोन लिया था। जब भी IMF किसी देश को लोन देती है तो बदले में कुछ शर्त रखती है। ठीक है, जब भी IMF लोन देगी क्या करती है, शर्त रखती है कि आपको हमारा ये बात मानना पड़ेगा तो हम आपको लोन देते हैं। ठीक है, ये जो लोन देती है ये बहुत भी लॉन्ग टर्म नहीं होता, जैसे वर्ल्ड बैंक जो है 50 साल के लिए दे देती है, वैसा भी नहीं होता। ये उससे कम समय के लिए जो है लोन देती है। इस बेसिस पे देती है कि आप उनकी बातों को माने। तो भारत के एग्जाम्पल में दे रही थी, भारत को जब लोन मिला IMF से 1991 में, उस समय LPG जो रिफॉर्म्स जो है वो भारत को करना पड़ा।
एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि जो विदेशी कंपनी होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उसको भारत को क्या करना पड़ा, उसको फ्री फ्लो होने देना पड़ा। किसमें? इकोनॉमी में। उनके लिए आप कोई बैरियर नहीं लगा सकते, मतलब कि बाहर की कंपनी भी यहाँ आकर अपना क्या यूनिट स्थापित करेंगी, प्राइवेट कंपनी के लिए भी आप फेयर रहेंगे। कुल मिला के सभी के लिए आप जो है मार्केट में फेयर रहेंगे और सभी को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इस रिफॉर्म के साथ क्या हुआ था, हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, जिसको हम एल बोलते हैं, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन है ना, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ठीक है। तो ये एलपीजी रिफॉर्म 1991 में हुआ था, जिसके बाद इंडिया ने क्या किया, बहुत कॉपअप किया, अपनी इकोनॉमी को बहुत क्या किया, स्ट्रेंथन किया, और आज आप हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत आप देख रहे हो, अब हम ठीक ठाक कंडीशन पर हैं। तो आईएमएफ के बारे में आप समझ गए क्या है, क्या करता है, वित्तीय संकट में आए हुए देश को लोन देता है। कब बना है ऑफिशियली? 27 दिसंबर 1945 को बना है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में 1 लाइन क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 190 मेंबर कंट्रीज हैं, और इनकी जो अध्यक्ष है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है इसकी अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं, कार्य तो मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन बने हैं? इंदरमित गिल जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के जो है मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। अब आपने आईएमएफ देखा, तो मैं चाहती हूँ लगे हाथ में आपको वर्ल्ड बैंक भी पढ़ा दूँ, क्योंकि दोनों जो हैं वो यूपीएससी के जीएस पेपर 2, जीएस 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी के भी पेपर 7 पार्ट 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आईएमएफ को आप समझ गए, लोन देता है। किसको देता है? जो वित्तीय संकट में है, मैंने जिसका पैसा नहीं है, जो कर्ज में डूब गया है ना, और जिसका इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला गया है, संभल नहीं पा रहा है इकॉनमी, आईएमएफ उसको बचाता है। वर्ल्ड बैंक इनके लिए इसके दरवाजे खुले हैं भाई, ये भी समझो। दोनों ही क्या है? दोनों ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा देती है, लोन देती है, पर दोनों अलग अलग लोगों को लोन देती है। ये तो वित्तीय संकट के लिए है, वर्ल्ड बैंक इनके लिए है। पुअर और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको वर्ल्ड बैंक क्या करती है? डेवलपमेंट पर्पस के लिए क्या करती है? लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है। मैंने पैसा देकर समझो भूल ही जाती है टाइप से, 50-70 बहुत समय के लिए लोन देती है, और उससे आपको क्या काम करना पड़ेगा? उससे आपको डेवलपमेंट कार्य करने पड़ेंगे, विकास से रिलेटेड कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक आपको पैसा देती है। वर्ल्ड बैंक भी जो है 1944 में बनी है। एक बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें क्या हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो एग्जिस्टेंस में आए थे। अब ये बात हो गई वर्ल्ड बैंक की। अगर इंडिया का इसमें भी एग्जांपल दूं, आईएमएफ का तो दे दिया, 1991 में हेल्प किया इंडिया को। वर्ल्ड बैंक भी बहुत से प्रोजेक्ट्स या बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं भारत सरकार के, केंद्र प्लस राज्य, जो बहुत सारे राज्य की भी सरकारें हैं जो क्या करती है, वर्ल्ड बैंक के साथ काम करती है। जिसमें क्या होता है, वर्ल्ड बैंक हमको फंडिंग करता है, फाइनेंस करता है। अगर आप स्किल इंडिया मिशन ले लो, स्वच्छ भारत मिशन ले लो, है ना, तो इन सभी प्रोग्राम से, इन्हीं सभी स्कीम्स में जो है वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करा है। स्टेट जो गवर्नमेंट होती है उसके भी कई सारे जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है उसमें जो है वर्ल्ड बैंक फंडिंग करती है या हेल्प करती है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्लियर है, समझ में आ गया ना? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप जानो वर्ल्ड बैंक के बारे में, उसकी स्ट्रक्चरिंग को थोड़ा समझा दूं मैं थोड़ा। हाँ, ये जो है ना 5 अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिलके बना है, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ये भी आप समझो, कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे और आप कंफ्यूज करोगे, तो मैं पहले बता दूं, जैसे कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली आपको देती है लोन, और ये बेसिकली क्या देती है आपको? पैसा या फंड देती है। ठीक है, फिर है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, दूसरा। तीसरा है आपका आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। देन है आपका मिगा, मल्टीलैटरल जो है इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मिगा। एक और है आपका जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो इन पांचों को मिला के जो है, जो एक बॉडी है, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ये भी आप स्ट्रक्चर में समझ जाओ वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट, चलो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य
प्रमुख राज्यों की सूची के शीर्ष स्थान पर रहा है। कर्नाटक जो है वो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट के रूप में जो है इस सूची में हमको दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट संस्करण तीसरा था, इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं ये सब फैक्ट, बस आप इतना याद रखो ना कि जो सूचकांक है, जो इनोवेटिव जो सूचकांक है इनोवेशन का, उसमें टॉप पे अपना जो है कर्नाटक है, सेकंड पे तेलंगाना है, थर्ड पे हरियाणा है। टॉप में याद रखना तेलंगाना और कर्नाटक जो है बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म करा है। नेक्स्ट नीति आयोग के बारे में थोड़ा जान लो। अब नीति आयोग से रिलेटेड न्यूज आया तो वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया भैया, रैंक 1 में कौन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कर्नाटक। बट आप ये भी समझो ना कि नीति आयोग क्या है, वही तो आपको पता होना है ना। तो नीति आयोग का पूरा नाम योजना आयोग, पहले इसको क्या बोलते थे अपन, प्लानिंग कमीशन बोलते थे। गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग एग्जिस्टेंस में आया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी। पिछले महीने के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा कि इसके जो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके जो सीईओ हैं, पहले अमिताभ कांत थे, अभी क्या है वो G20 के शेरपा बने हैं। पहले अमिताभ कांत थे, नए सीईओ कौन है आपके, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, उद्देश्य क्या है, यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इट्स अ थिंक टैंक बेसिकली, समझ रहे हो, चीज़ों के ऊपर स्टडी करता है ना, और क्या करता है, आपको सजेशन देता है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और इसका अप्रोच कैसा होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन था हमारा योजना आयोग, ये कैसा काम करती थी, टॉप टू बॉटम, और वो एक इफिशिएंट तरीका नहीं है काम करने का, आपको रूट लेवल से काम करना पड़ेगा। तो नीति आयोग कैसा काम करती है, बॉटम अप अप्रोच, है ना, विच इज मच मोर सुटेबल फॉर आवर इंडियन मॉडल, है ना। नेक्स्ट, भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। सिंपल शब्दों में समझो कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ किस कंपनी की साझेदारी है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। इसको सीधे सीधे इंफॉर्मेशन के तौर पे लेना है तो भैया राजस्थान, ठीक है। राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट जिसने क्या किया, पहला डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है। पर अगर आपको ऐसे के लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको जीएस पेपर मेंस के लिए इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि पहली डिजिटल लोक अदालत बेसिकली है क्या, वो तो आपको पता हो। तो बेसिकली एक थोड़ा डिजिटल कोर्ट टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या है, आपका सारा काम टेक्नोलॉजी से होगा, आईटी का इसमें यूज है। आपकी जो फाइलिंग होगी, केस की फाइलिंग ई फाइलिंग होगी, सिस्टम बैठ के फाइल करोगे केस। सर्टिफिकेशन होगा, कैसा होगा, ई सर्टिफिकेशन, है ना। फिजिकली आपको जाना नहीं है, पेपर फॉर्म में कुछ नहीं, एवरीथिंग ई, ठीक है। तो जब इस मोड में काम होगा तो आप खुद सोचो ना, चीज़ें क्या होगी, फास्ट अनफ हो जाएगी, जल्दी जल्दी होंगी चीज़ें। तो ये जो कोर्ट है वो तो समझ गए क्या हुआ, डिजिटल लोक अदालत क्या होता है, चीज़ें इंटरनेट, कंप्यूटर, इन सब के माध्यम से तेज़ी से होंगी इसमें। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है भैया, ये भी समझिए। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस हमारे कोर्ट्स में पड़ी हुई हैं, उसको जल्दी से इन पे निपटारा पाया जा सकेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। न्यूज़ में बहुत रहता है FATF, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। GS पेपर 7, CGPSC, UPSC पेपर 2, ठीक है। इसमें GS पेपर 2 एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें हम इंफॉर्मेशन के तौर पे ले सकते हैं कि इनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, टी राजा कुमार जो हैं FATF के नए अध्यक्ष बने हैं। लेकिन ये होता क्या है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। होता क्या है वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तब याद रखना भी आसान हो जाएगा। बिना समझे याद रखना बेकार है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करती है, जो देश या पूरे ऑल ओवर द ग्लोब क्या करती है, जो भी टेरर फंडिंग करते हैं ना, आतंकवादी गतिविधियों को जो फंड करते हैं देश, या जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है, उन पे नज़र रखती है, यही इसका काम है, ठीक है। अब आगे न्यूज़ में 2 लिस्ट आप बहुत सुनते होंगे FATF से रिलेटेड, दैट इज ग्रे लिस्ट, है ना, एंड सेकेंड इज ब्लैक लिस्ट, ठीक है।
पाकिस्तान किस लिस्ट में है? ग्रे लिस्ट में है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? अगर FATF को लगता है कि इस देश में ना जो है लग रहा है कि ये आतंकवादी संगठन को फंडिंग करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को फंड करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ बहुत होता है, अगर संदेह है, प्लस वो ये देखते हैं कि आप इनको रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे, कुछ मेजर स्टेप नहीं ले रहे, आपको पकड़ के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी, ठीक है। और ये तो तब की बात हुई। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि आप एक्टिव हैं एकदम इस फंडिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में, तो आपको फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे ये लोग, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है ये भी समझो आप, है ना। इसका नुकसान ये है कि अगर आप इन लिस्ट पे आते हो तो इंटरनेशनली एक तो आपका नाम खराब होता है, आपकी इकोनॉमी सफ़र करती है, क्योंकि इन कंट्रीज़ को क्या है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने अभी IMF पढ़ा, वर्ल्ड बैंक पढ़ा, ये फंड आपको नहीं करेगी, आपको फंडिंग नहीं मिलेगा इनसे, ये लोग आपको लोन नहीं देंगे। एंड ऑल अदर बैंक्स, जो रीजनल ग्रुपिंग है कंट्रीज़ की, जिनके अपने अपने बैंक्स हैं, जैसे ब्रिक्स का बैंक है अपना, तो ये लोग आपको फंडिंग नहीं करेगी, ठीक है। प्लस क्या है, आपका जो बड़े कंट्रीज़ हैं जो, उनके साथ आपकी इकोनॉमी जो है वो स्मूथ नहीं हो पाएगी, वो लोग आपके साथ इकोनॉमी ट्रेड करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो जब डाउट होता है या फिर जब देखते हैं वो आपको स्टेप नहीं है तो आप ग्रे लिस्ट में होते हो, और जब प्रूव हो जाता है, आप एक्टिवली अगर सपोर्ट करो तो आप ब्लैक लिस्ट में होते हो। पाकिस्तान जो है 2018 से ग्रे लिस्ट में है, एक प्रकार से बदनाम हो रहा है। अभी कुछ समय पहले FATF ने अनाउंस किया है कि अक्टूबर में क्या होगा, वो मे बी ट्राई करेंगे कि अगर पाकिस्तान अगर हट जाए तो हटा देंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। FATF स्थापना 1989, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। क्या कार्य करता है मैंने आपको बढ़िया से समझा दिया है, तो यू डोंट नीड फर्दर एनी मोर अंडरस्टैंडिंग। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? पहली जो महिला राष्ट्रपति हैं हमारी आदिवासी ट्राइबल, वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। संथाल ट्राइब को बिलोंग करती हैं। इनके बारे जानते हैं, ये भारत की वेरी इंपॉर्टेंट CGPC प्री, हाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। CGPC का फेवरेट है ये इस टाइप का, कितनावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितनावा प्रेसिडेंट, है ना। तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। जनजाति समझिए, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, संथाल ट्राइब की हैं, ठीक है। आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली क्या है? प्रथम है। सबसे कम उम्र की आफ्टर, ये सेकेंड यंगेस्ट होंगी, आई थिंक इनसे पहले शायद कोई यंगेस्ट है, उसको देखना पड़ेगा, लेट इट बी, ठीक है। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही हैं, ठीक है। इनका जो लाइफ है बहुत इंस्पिरेशनल है और मोटिवेशनल है। अगर आपको मौका मिले तो इनके बारे में प्लीज़ आप लोग जानकारी लीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया है, हमको बस इतना याद रखना है, संथाल ट्राइब की है, 15वीं राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। भारत में जन्म लेने वाली प्रथम है। दैट्स इट, लेट्स मूव अहेड। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत 135 आउट ऑफ 146, ठीक है। 135 रैंक आपको याद रखना है। 135 किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है भैया? बेसिकली ये जो एक फोरम है जो कि बहुत सी स्टडीज़ करती, बहुत से रिसर्चेस करते हैं लोग, बहुत सारे रैंकिंग जारी करते हैं लोग, ठीक है। तो उनका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया 2022 में, भारत का 135वां रैंक है। अब इसका 135वां रैंक जो है भारत का ना ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी है। ये वाला आप लोग ना याद रख लीजिए, थोड़ा सा रिलेट करने में आसान हो जाएगा। ग्लोबल पीस जो इंडेक्स है ना, उसमें भारत का कितना रैंक है? 135। और इस पे भी और थोड़ा मज़े की बात ये है कि इस इंडेक्स में भी जो टॉप में है वो है आइसलैंड, और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी जो टॉप पे है वो है आइसलैंड। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, पीस मतलब शांति, है ना, हाँ, और आइस तो ठंडा ही रहता है, सबसे शांत वही रहेगा। अब ये तो हो गया टॉप में आइसलैंड है, पीस में भी और जेंडर गैप इंडेक्स में भी। लेकिन जो बॉटम में जो कंट्री है, जो सबसे निचले पायदान पे है, वो भी सेम है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ही सबसे अशांत कंट्री भी है और सबसे खराब जेंडर गैप इंडेक्स भी उसी का हालत उसी में भी खराब है। तो आपको याद रखना है, जो आइसलैंड एंड अफगानिस्तान है ना, ये दोनों के टॉप और बॉटम में है।
दोनों इंडेक्स के, ठीक है, आइसलैंड एंड अफगानिस्तान। टॉप बॉटम, पीस इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, और दोनों में भारत भी अपने जो है एकदम स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं, 135 दोनों में है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में देखिए क्या है, यह ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर क्या करती है, चर्चा करती है, रिपोर्ट प्रकाशित करती है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलगनी, स्विट्जरलैंड में है। जो हमारा जेंडर गैप इंडेक्स उसमें जो सिर्फ 3 देश है, आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। चलिए अब रहने देते हैं इसको, फर्दर आगे बढ़ते हैं। नारी को नमन योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है, नारी को नमन योजना, ठीक है, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, इस योजना में जो बस टिकट्स होते हैं ना, बस टिकट्स में जो महिलाओं को कितना है 50% की छूट दी जा रही है इस स्कीम के अंडर। अगर आपको याद रखना होगा नारी को नमन, एक मेरे को याद है हिमाचल से कंगना रनौत नाम की जो अभिनेत्री हैं, शी इज़ मतलब बहुत फेमस हैं, और नारी को नमन जैसे कोई बहुत ब्रेव लेडी रहती है नारी को नमन टाइप से, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, शी इज़ फ्रॉम हिमाचल एंड हिमाचल में वो योजना भी चालू की गई है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं अगर आपको क्लिक करें तो। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, केतन जी ब्राउज जैक्सन, केतन जी ब्राउज जैक्सन, जैक्सन याद रखिएगा ना, केतन जी ब्राउज जैक्सन जो है कौन है, वो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है। इसके साथ ही जो वहाँ का क्वारम है ना, उसमें अब 4 महिलाएं आ गई हैं आउट ऑफ टोटल 9 जजेस, ठीक है। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए जो है कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, कैपस्टोन, ठीक है, कैपस्टोन किसके लिए, चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए, याद रखिएगा कौन है, नासा। नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी बहुत सारे मिशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और वो हमेशा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर है ना, तो उनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, उनके जो मेजर मिशंस हैं ना उनको आप ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इसका आंसर है लॉस एंजलिस, जो है अमेरिका का जो शहर है लॉस एंजलिस, वहाँ पर क्या कंडक्ट होगा हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2028 में जो होने वाला है। नेक्स्ट, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है, केरल, ठीक है, याद रखिएगा केरल है। नेक्स्ट, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिन्नी सदानंद शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। नेक्स्ट, भारत का पहला 100% हर घर जल, 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बना है, तो बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश में जो है वो 100% हर घर जल वाला जिला बन गया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत। भारत जो है 13th आईसीसी विमेन वनडे वर्ल्ड कप 2025 को होस्ट करेगा, कौन करेगा, भारत करेगा, याद रखिएगा 2025 में जो महिला वर्ल्ड कप होना है ना क्रिकेट का, वो भारत में आयोजित होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान जो है वो एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ बने। एनएसई क्या है, एनएसई हमारा क्या है, भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना। भारत में 2 फेमस जो है मेन स्टॉक एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं, एनएसई एंड बीएसई। अब सिमिलरली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है, जैसे जापान के स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, तो निक्की, NIKKIEI, निक्की जो है वो जापान के स्टॉक एक्सचेंज है। देन वी हैव नैस्डैक, जो नैस्डैक है वो किसका है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का को हम नैस्डैक बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी हो, जैसे चाइना हो गया है ना, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, इनका आपको स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, और रिसेंटली जो है वहाँ के नए पीएम हैं दिनेश गुणवर्धने जो है आफ्टर ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उन्होंने जो है इनको अपॉइंट किया है एज पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पर इनको जो है अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विदाउट वेस्टिंग टाइम, मनोज कुमार। KVIC खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष आपको याद रखना है मनोज कुमार, ठीक है। नेक्स्ट, 68वें मतलब जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022, 68 को हिंदी में क्या बोलते हैं तुम लोग जानो? 68 को मैं 68 ही बोलती हूँ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखिए, सरावनन शिव कुमार, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं सूर्या, ठीक है, इनको बोला जाता है सूर्या नाम से फेमस है ये जो एक्टर हैं। नेक्स्ट है हमारे ऑप्शन में अजय देवगन, थर्ड ऑप्शन हमारा उपर्युक्त दोनों, एंड डी इज हमारा विक्की कौशल। तो इसका आंसर जो है वो है सी, क्योंकि दोनों को जो है अपनी अपनी मूवीज़ के लिए जो है कंबाइंड वे में नेशनल अवार्ड दिया गया है। और जो विक्की कौशल जो हमारा डी ऑप्शन है, उनको हम जो है वो पहले उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है उड़ी मूवी के लिए, बट इस साल सूर्या और अजय देवगन ने जो है नेशनल अवार्ड जीता है एज बेस्ट एक्टर कैटेगरी भी थोड़ा जान लीजिए, बेस्ट एक्टर, ठीक है। अदर जो अवार्ड्स जो है इंपॉर्टेंट किनको मिला है देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है अपर्णा बाला मुरली को मिला है सुरराई पोट्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म भी कौन सी है? तुलसीदास जूनियर। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? अगेन सुरराई पोट्रू, ठीक है, तमिल फिल्म है। नेक्स्ट, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, इजराइल के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यार लैपिड जो है, इजराइल इंपॉर्टेंट कंट्री है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, ऑल द टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है ये हाईलाइट बनाता रहता है। तो यार लैपिड याद रखिएगा, उसके नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जो है GST डे हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इन 2017 1 जुलाई 2017 को जो है ये लागू किया गया था, इसलिए 1 जुलाई को GST डे मनाते हैं। GST क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो बहुत प्रकार के टैक्सेस थे ना, अननेसेसरी टैक्स डिपार्टमेंट को परेशानी थी, तो सब टैक्स को मिला के सीधे शब्दों में समझिए बना दिया गया एक टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं GST। ये यूनिफॉर्म है, पूरे भारत में ये टैक्स लगता है, ठीक है, यूनिफॉर्म है मतलब कि सब जगह समान रूप में ये टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? गुजरात जो है 36 जो है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अभी राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स अभी रिसेंट में कंडक्ट हुआ ना, कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में जो है रिसेंट जो है 2022 का कॉमनवेल्थ गेम जो है आयोजित हुआ, जिसको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। अच्छा, भारत में जिनको मेडल मिला देख लो एक बार एक नज़र में। वैसे तो हम जो है आपको जो इसका PDF जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव वन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हरियाली महोत्सव, वन महोत्सव कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है, कैपिटल में नई दिल्ली में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX ध्यान रखो, हाँ, किस देश के बीच में जो है साझेदारी से ये एक्सरसाइज जो है हुआ?
तो कौन सा है, वो जापान है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी मैरीटाइम एक्सरसाइजेस होते हैं ना, जो नौसैन्य अभ्यास होते हैं ना, वो बहुत नौसैन्य हो या सैन्य अभ्यास हो, अभ्यास हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इधर इट इज़ बैंकिंग, SSC, सिविल सर्विसेज, है ना। तो जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं उसको आप थोड़ा सा एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, आप सुन लो। सूर्य किरण हम किसके साथ करता है, भारत नेपाल के साथ करता है। ठीक है, धर्म गार्जियन किसके साथ करता है, भारत और जापान जो है वो करता है। मलाबार युद्ध अभ्यास किनके बीच का अभ्यास है, देखो मलाबार बड़ा अभ्यास है, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दीज 4 कंट्रीज आर देयर इन मलाबार एक्सरसाइज। देन वी हैव खंजर, भारत जो है किर्गिस्तान के साथ जो है खंजर युद्ध अभ्यास करता है। डेजर्ट नाइट किसके साथ है, भारत और फ्रांस जो है डेजर्ट नाइट जो है अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच का है। अजय वॉरियर आपको पता है, भारत और यूके, बहुत फेमस अजय वॉरियर, भारत और यूके के बीच का ये क्या है, अभ्यास है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, हम पढ़ते तो हैं बहुत सारा चीज़ पर हमको क्लैरिटी नहीं होती ना, वर्ड्स को थोड़ा क्लियर हेड में होना चाहिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है, इसमें टॉप जो है, मतलब जिस देश को सबसे ज़्यादा मेडल जिसने जीते हैं वो है अमेरिका। ठीक है, आपको याद रखना है अमेरिका। और इस जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं, हाँ, जैवलिन थ्रो जो करते हैं, भाला फेंक जो खेलते हैं, वही नीरज चोपड़ा, वो इकलौते ऐसे जिन्होंने क्या किया है, सिल्वर मेडल जीता है इस प्रतियोगिता बोली या चैंपियनशिप बोली उसमें। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा है, आप देख लीजिए इनको। ठीक है ना, सब लोग पहचानते ही होंगे इनको, इन्होंने ओलंपिक्स में बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करा था। देखिए भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है हमेशा ही अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड इसमें भी इन्होंने क्या किया, सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट, रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो जुलाई में जो है 5 जो साइट्स थे इंडियन या फिर 5 इंडियन वेटलैंड्स थे, उनको क्या किया गया है, रामसर संधि के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बताया गया है। 5 मतलब कि 5 वेटलैंड्स को जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला। किसके थ्रू मिला, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। रामसर कन्वेंशन है क्या, रामसर संधि है क्या, तो जो वेटलैंड्स होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, उनके संरक्षण के लिए, है ना, और उनके विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स जो है, ये संधि जो है वो एग्जिस्टेंस में आई थी। कहाँ आई थी, तो रामसर नाम का शहर है ईरान में, रामसर नाम का जो शहर है वहाँ जो है इस कन्वेंशन को लाया गया था। ठीक है, ताकि वेटलैंड्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ओके, कंजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। भारत ने जो है 1971 में जो है ये कन्वेंशन आई वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। भारत उस समय इसका हिस्सा नहीं था, भारत इसका सिग्नेटरी बोलिए, ये इसको जो रेटिफाई करा है भारत ने, कब करा है, इन 1982, 1 Feb 1982 को जो है भारत इसका सिग्नेटरी बना। और सिग्नेटरी बने मतलब आप इसका हिस्सा बने। अब हिस्सा बने तभी तो आपके वेटलैंड्स को ये लोग क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बता रहे हैं। समझ में आ रही बात। अब याद रखिएगा कि 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इसको रेटिफाई करा था, लेकिन इसके साथ एक तथ्य ये भी याद रखिएगा कि 2 फरवरी को एवरी ईयर क्या किया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, तो कभी भी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि किन 5 आर्द्र भूमि को जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है। 3 तो तमिलनाडु से है, नाम देख लो क्या है, करिकली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पीचबरम मैनग्रोव, ये तीनों कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। एक हमारा मिजोरम से है जो है पाला आर्द्र भूमि। ठीक है, एक हमारा मध्य प्रदेश से है साख्य सागर। ठीक है, भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं, मतलब जिसको रामसर ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, कितने हैं, 54।
वी हैव 54 रामसर साइट्स इन इंडिया। ये याद रखिएगा। जैसे मैंने बताया रामसर संधि कब साइन हुई थी, 2 फरवरी 1972। मैंने 71 शायद बोल दिया है तो वो गलत है। 1972 में जो है रामसर संधि साइन हुई थी। कहाँ? ईरान, जो कि सॉरी रामसर में, जो कि ईरान में है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, लेकिन 1-2 दिन पहले की बात है, 10 मोर साइट्स, भारत से 10 और आर्द्रभूमि को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा रामसर ने दिया है, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे उनके बारे में भी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कारगिल विजय दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसको भी बता देती हूँ मैं। तो बेसिकली 1999 में क्या हुआ था, 1999 में लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ था। किनके बीच? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक सेटलमेंट हुई थी कि आप अपने तरफ रहिए, हम अपने तरफ रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को छेड़ना नहीं है। बट व्हाट हैपेंड कि जो पाकिस्तानी आर्मी, उन्होंने क्या किया, घुसपैठ किया। लद्दाख में क्या किया, जो कारगिल से जो भारत तरफ वाला जो एरिया था, उधर क्या किया उन्होंने, LOC से जो भारत की तरफ का एरिया पड़ता है लद्दाख में, कारगिल क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, वहां करके क्या किए उन्होंने, घुसपैठ किया, या वहां करके क्या किया, जो हमको एनक्रोच करने की कोशिश की। तब क्या हुआ था, पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था, ऑपरेशन बदर। ठीक है, ऑपरेशन बदर। इसके रेस्पॉन्स में भारत ने क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। और कारगिल युद्ध आप सब जानते हो 1999 में क्या हुआ था, भारत को उसमें क्या मिली थी, विजय मिली थी, भारत ने जीता था। भारत का जो ऑपरेशन विजय है वो सक्सेसफुल हुआ था। तो उसी विक्ट्री को हम क्या करते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। इसका एम मैं बता देती हूँ। जो रूरल एरियाज जो होते हैं ना, जो रूरल एरियाज होते हैं, उनमें जो है उनमें स्वास्थ्य का जो कंडीशन है उसको सुधार में लाने के लिए जो है, ग्रामीण इलाकों के लिए है ये बेसिकली ये जो स्कीम है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसने इसको लॉन्च किया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज, समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि अदर स्टेट में भी जो इम्पोर्टेंट जो योजनाएं आ रही हैं कई बार पूछ ली जाती है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और अदर सेंट्रल एग्जाम तो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ योजनाएं बहुत चर्चा में रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विदाउट डिलेइंग 11 जुलाई याद रखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रही हूँ मैं आपको। सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन है, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट 2023 तक भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अभी 2nd रैंक पे है, रैंक 1 पे चाइना है, 3rd नंबर पे है अमेरिका। ठीक है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार जो मैं आपको बता रही थी 2023 तक भारत नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पॉपुलेशन सेगमेंट से पूछा जाता है वो ये है कि जो जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे माना जाता है, मतलब कि जो है डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर किसको माना जाता है, तो 1921 को माना जाता है। ये जनरली वनडे एग्जाम से पूछ ले जाते हैं। और क्यों माना जाता है, क्योंकि 1921 से पहले पॉपुलेशन बढ़ता था घटता था, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। लेकिन 1921 के बाद क्या हो गया, जनसंख्या जो है लगातार एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ने लगा। ठीक है, इसलिए इसको हम डेमोग्राफिक डिवाइड या जनसंख्या विभाजक वर्ष के तरह इसको हम जानते हैं, इसको माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? RK गुप्ता जो है नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। अलोंग विद दिस थोड़ा इंफॉर्मेशन ले लीजिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय चुनाव आयोग के बारे में भी जान लीजिए। कब बना? 25 जनवरी 1950 को बना है। इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना है आपको। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। आर्टिकल 324, यू हैव टू रिमेंबर CEC इज रिलेटेड टू आर्टिकल 324। ठीक है, पहले हमारे कौन थे? सुकुमार सेन। एट प्रेजेंट हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। कार्य क्या क्या करती है? निर्वाचक नामावली की तैयारी। ठीक है,
चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार करना, ठीक है, चुनाव का संचालन, ठीक है, राष्ट्रीय जो दल होते हैं, ये जो राज्य दल होते हैं, उनको क्या करती है, उनको उनका जो चुनावी जो चिन्ह होता है ना वो प्रोवाइड करना, और इस तरीके से न्यूमरस काम जो है चीफ इलेक्शन कमीशन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खारची महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाता है? खारची महोत्सव, खारची वर्ड का मतलब क्या होता है? पापों का सफाई, है ना, तो पापों का जिनको सफाई करना है वो लोग क्या करते हैं? खारची महोत्सव मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा। रिमेंबर, त्रिपुरा में खारची महोत्सव मनाया जाता है। खारची का मतलब होता है पापों की सफाई। आगे बढ़ते हैं। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? आप सबों में से बहुतों के फेवरेट होंगे रोहित शर्मा, ठीक है, वंडरफुल बैट्समैन, ठीक है। ये जो है 13 लगातार T20 मैच जो है वो जिताए हैं ये कैप्टन, एज अ कैप्टन, ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी आपने रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जिसमें क्या था कि इन्होंने जो अपनी पार्टी को छोड़कर अदर पार्टी के साथ कोलैबोरेट करके जो इन्होंने नई सरकार वहाँ बना ली है। और आपको पता है ये जो पार्टी से टूट कर जब कोई जाता है, ये इसको कौन सा शेड्यूल डील करती है? हमारे पास 10th शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, उसको आप पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस भारतीय साहित्यकार को प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? रामदरस मिश्रा हैं, इनको जो है 31वें सरस्वती सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ जो है ये लेक्चर यहाँ पे जो है एंड होता है, ख़त्म होता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।